हेलो स्टूडेंट, सुबोध डिजिटल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर था द्रव्यों के तापीय गुण। ठीक है, तो इसके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता। तो इन दोनों के बारे में अपन ने बताया था कि उत्सर्जन क्षमता क्या होती है। उत्सर्जन क्षमता और सेकंड अपन ने पढ़ा था अवशोषण क्षमता के बारे में। अवशोषण क्षमता, तो इन दोनों चीजों के बारे में पढ़ा था। उत्सर्जन क्षमता किसे कहते हैं, अवशोषण क्षमता किसे कहते हैं। तो उत्सर्जन क्षमता के बारे में पढ़ा था कि किसी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में जितने भी विकिरणें उत्सर्जित होती है, जितने भी ऊष्मा विकिरणें बाहर निकल रही है, ठीक है, वह अपनी क्या कहलाती है, उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। इसको अपन ने एक फॉर्मूले से भी पढ़ा था। एक फॉर्मूला इसके लिए अपन ने किया था। उत्सर्जन क्षमता को हमेशा ई से डिनोट किया जाता है और इसका Q अपॉन A मल्टीप्लाई टू T। ये अपन ने कुछ फॉर्मूला इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, ये अपन ने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था। सेकेंड अपन ने अवशोषण पढ़ा था। तो अवशोषण के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था कि अवशोषण किसी तल द्वारा किसी समय में अवशोषित करने ऊर्जा की मात्रा, विकिरण ऊर्जा की मात्रा, मतलब जो अपने पास कोई बॉडी है, यदि वह अपने अंदर कुछ विकिरणों को अवशोषित कर रही है और जो विकिरण ऊर्जा की मात्रा को अवशोषित कर रही है, उसी समय उस पर आपतित कुल विकिरण की मात्रा के अनुपात को, भाई जिस वस्तु पर यदि बहुत सारी किरणें उस पर आपतित हो रही है और उसमें से वह कुछ किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर रहा है, उन दोनों के रेशियो को, उन दोनों के अनुपात को हम अवशोषण क्षमता के नाम से जानते हैं। इसका अपन ने एक फॉर्मूला भी कल देखा था। उस फॉर्मूले को अपन ने बोला था A इज टू A डैश अपॉन A डैश बताया था जो ऊष्मा अपने पास अवशोषित की गई है, बराबर। और ये अपन ने यहाँ पे क्या बताया था, जिसमें आपतित कुल ऊष्मा की मात्रा को बताया था। यदि अपन ने यहाँ पे अपन ने एक फॉर्मूला कल देखा था, उस फॉर्मूले के बारे में देखते हैं। तो अपन ने ये हमेशा अवशोषण क्षमता को किससे डिनोट किया था। वापस इसको एक बार बता रहा हूं कि भाई किसी वस्तु पर, किसी वस्तु के द्वारा अवशोषित विकिरण ऊष्मा या ऊर्जा की मात्रा तथा उस वस्तु पर आपतित कुल विकिरण ऊष्मा की मात्रा के अनुपात को अवशोषण क्षमता कहते हैं, बराबर। और इसको अपन ने कल बताया था कि भाई इसको A से निरूपित किया जाता है। यदि मैं अवशोषण क्षमता को डिनोट करने जाऊंगा, प्रदर्शित करने जाऊंगा, तो अवशोषण क्षमता को किससे, A से प्रदर्शित किया जाता है। इसका फॉर्मूला अपने पास हो जाएगा Q डैश अपॉन Q। जहां पे मैं यदि Q डैश की बात करूंगा तो Q डैश वह ऊष्मा है जो वस्तु द्वारा अवशोषित ऊष्मा, कौन सी, वस्तु द्वारा अवशोषित ऊष्मा। और यदि Q को डिनोट करने जाऊंगा तो वस्तु पर कुल आपतित ऊष्मा, वस्तु पर कुल आपतित ऊष्मा। तो इन दोनों चीजों के बारे में अपन ने बात की, ठीक है। तो अवशोषण उत्सर्जन क्षमता का फॉर्मूला अपन ने बताया E इज इक्वल टू Q अपॉन A इंटू T। और अवशोषण क्षमता का फॉर्मूला बताया जो A से डिनोट किया जाता है Q डैश अपॉन Q। Q डैश का भी मतलब बताया, Q डैश क्या होता है, जो वस्तु के द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा है उसको Q डैश से निरूपित किया है, और जो उस पर कुल आपतित ऊष्मा है उसको अपन ने Q से निरूपित किया है। अपन अगला एक टॉपिक पढ़ेंगे, बोल्ट्जमान और स्टीफन नियम, बराबर। बोल्ट्जमान और स्टीफन नियम, ये चीज अपन देखेंगे कि बोल्ट्जमान और स्टीफन नियम क्या कहता है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। बोल्ट्जमान अगला पॉइंट है अपने पास,
बोल्ट्जमान और स्टीफन नियम। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, बोल्ट्जमान और स्टीफन नियम। तो बोल्ट्जमान और स्टीफन नियम क्या कहता है, यदि मान लो कोई कृष्णिका बॉडी है अपने पास, कोई कृष्णिका वस्तु है, कृष्णिका वस्तु के बारे में पहले अपन पढ़ के आगे एक ब्लैक बॉडी लेके, ठीक है, ब्लैक बॉडी के बारे में। तो किसी कृष्णिका से एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित प्रकाश तापमान के चतुर्थ घात के सीधे समानुपाती होता है। ये कहना चाहता है कि मान लो अपन ने एक कृष्णिका बॉडी ली, उस कृष्णिका बॉडी से जो उत्सर्जित जो प्रकाश हो रहा है, उस कृष्णिका बॉडी से निकलने वाली जो उत्सर्जित विकिरण होती है, जो उत्सर्जित प्रकाश होता है, वह उस तापमान के, उस बॉडी के तापमान के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। तो ये अपने पास बोल्ट्जमान और स्टीफन ने बताया था। लिखते इसको, किसी कृष्णिका बॉडी से, किसी कृष्णिका ब्लैक बॉडी, क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक बॉडी। ठीक है, किसी कृष्णिका से एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से, किसी कृष्णिका वस्तु से एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण, उसके तापमान के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, तो यहां पे अपन ने बोल्ट्जमान और स्टीफन ने एक नियम दिया था, एक लॉ बताया था कि मान लो कोई कृष्णिका वस्तु ली गई, ये मान लो कोई कृष्णिका वस्तु है अपने पास, ये कोई कृष्णिका वस्तु है, बराबर, ये कोई कृष्णिका अपने पास बॉडी है, वस्तु है, बराबर। इस कृष्णिका वस्तु से मान लो कुछ किरणें उत्सर्जित होती है, बराबर, कुछ किरणें क्या होती है, उत्सर्जित होती है। यदि इस कृष्णिका वस्तु से इसके एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से कुछ किरणें अपने पास उत्सर्जित हो रही है, तो इसके तापमान के, यदि बोलेंगे कि इसके तापमान के चतुर्थ घात के बराबर होता है, तो अपन ने सीधे से बताया था पहले भी कि उत्सर्जन क्षमता होती है उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो उत्सर्जन क्षमता को हमेशा E से प्रदर्शित किया जाता है, ये अपन जानते हैं। तो अपन सीधा लिखेंगे कि E इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4, बराबर। बोल्ट्जमान और स्टीफन ने यह नियम दिया था कि भाई जो कृष्णिका बॉडी से जो उत्सर्जित विकिरणें हो रही है, जो कृष्णिका बॉडी से जो उत्सर्जित विकिरणें हो रही है, वह हमेशा तापमान के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। ठीक है, तो E अपन यहां पे E किसको डिनोट कर रहा है, E यदि लेके चलेंगे तो E किसको डिनोट कर रहा है, E कर रहा है अपने पास उत्सर्जन क्षमता को, बराबर। और यदि मैं T की बात करूंगा तो T तो पता है तुम्हें कि तापमान को प्रदर्शित करता ही है, क्लियर। तो ये अपने पास बात होगी। एक और बात है, यदि मैं उत्सर्जन क्षमता जो अपन बात कर रहे थे, तो उत्सर्जन क्षमता के बारे में यदि मैं बोलूंगा तो उत्सर्जन क्षमता का जो फॉर्मूला अपन देख के आए थे, वो फॉर्मूला क्या था अपने पास, यदि उत्सर्जन क्षमता का अपन ने फॉर्मूला निकाला था, तो फॉर्मूला अपने पास क्या था, E इक्वल टू, यदि मैं बोलूंगा इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। यदि मैं बोलूंगा अपने पास उत्सर्जन क्षमता का एक फॉर्मूला था, E इक्वल टू Q अपॉन A मल्टीप्लाई टू T, इसको कुछ टाइम के लिए अपन सेकेंड समीकरण नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको सेकेंड समीकरण, ये फर्स्ट हो गया और ये अपने पास सेकेंड हो गया। अब दोनों समीकरणों को यदि मैं मिलाऊं, क्या बोला कि समीकरण एक व दो से, तो एक व दो से क्या बात होगी, यहां पे E की जगह अपना मान रखो,
E मल्टीप्लाई टू T समानुपाती T की पावर 4 के। क्लियर? तो ये अपने पास एक फॉर्मूला आ जाएगा Q अपॉन AT प्रोपोर्शनल होता है T की पावर 4 के। यदि एक और बात करेंगे ऊष्मा की दर की बात करेंगे तो ऊष्मा की दर का फॉर्मूला अपन ने ऊष्मा की दर अपन ने पहले निकाला था। ऊष्मा की दर का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। ऊष्मा की दर को किससे डिनोट किया जाता है? यदि मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूं कि भाई यदि मैं ऊष्मा दर की बात करूंगा, यहाँ पे ऊष्मा दर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई? ऊष्मा दर की बात करेंगे तो ऊष्मा की दर, और ऊष्मा की दर को किससे डिनोट किया जाता है भाई? H से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? Q अपॉन T। बराबर? तो ये Q अपॉन T यहाँ पे मान लो, इसको इस समीकरण को नाम दे दो 3। बराबर? और ये Q अपॉन T यहाँ पे कहां पे दिख रहा है भाई? ये H की वैल्यू दिख रही है अपने पास, ये वाली वैल्यू, ये अपने पास Q अपॉन T, मतलब ये पूरी H की वैल्यू है। बराबर? ये किसकी वैल्यू अपने पास? H की वैल्यू है। तो अपन यहां पे लिखेंगे समीकरण 3 में H का मान रखने पर, यदि समीकरण 3 में H का मान रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? देखो इधर, यदि समीकरण 3 में H का मान रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? अपने पास आ जाएगी H अपॉन A इस समानुपाती हो जाएगा T की पावर 4 की। क्लियर? अपने पास ये समीकरण एक और आ गया, H अपॉन A समानुपाती T की पावर 4। अब यहां पे यदि मैं अपन को H की वैल्यू निकालना है, यदि मैं बोलूंगा H की वैल्यू क्या होगी, तो अपन यहां पे करेंगे जो ये A मल्टीप्लाई, ये क्या डिवाइड में है ना, यदि इधर जाते वो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो A T की पावर 4 A। बराबर? अब हमें समानुपाती का यहाँ पे साइन हटाना है। किसका साइन हटाना है? ये जो प्रोपोर्शनल साइन है ना, इसको हटाना है। और प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए एक नियतांक यूज होता है। प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए एक नियतांक यूज होता है जो सिग्मा यूज करेंगे, और ये बोल्ट्जमान-स्टीफन नियतांक होता है। यदि मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाना है तो यहाँ पे एक नियतांक यूज होगा सिग्मा T की पावर 4 A। बराबर? और यहाँ पे ये जो सिग्मा है ये क्या है? तो एक नियतांक है। कौन सा? बोल्ट्जमान स्टीफन नियतांक, कांस्टेंट वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है अपने पास? कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है? तो ये अपने पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो अपने पास एक फॉर्मूला आ गया H इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4 और A। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला आ गया। यदि यहां से यदि अपन मान निकालेंगे, सिग्मा का मान निकालेंगे, यदि मैं बोलूंगा यहां से यदि मैं सिग्मा का मान निकालता हूं तो सिग्मा का मान निकालने के लिए क्या होगा? सिग्मा इक्वल टू, ये जो होता है ना ये इधर जाएगा, और इधर जाते ही बराबर के इस साइड जाते ही किसमें हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा H अपॉन T की पावर 4 और A। ये अपने पास एक सिग्मा की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई अपने पास? सिग्मा की, बोल्ट्जमान नियतांक की वैल्यू आ गई। यदि मैं सिग्मा की वैल्यू को डिनोट करना चाहूंगा तो यहाँ पे एक मान रहता है अपने पास, जिस मान को बोला गया ये रहा अपने पास SI मात्रक पद्धति, इसका मान जो रहता है वह अपने पास 5.67 इंटू 10⁻⁸। यदि इस सिग्मा का मैं मान बोलूंगा तो सिग्मा का मान रहता है अपने पास 5.67 इंटू 10⁻⁸। ये अपने पास मान रहता है। ठीक है? और यदि मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले का, यदि मैं बोल्ट्जमान का अपने मात्रक निकालूंगा, इस फॉर्मूले का यदि मैं एक यूनिट निकालने जाऊंगा मात्रक, तो मेरे का यहाँ पे मात्रक क्या निकल के आएगा वो अपन देखते हैं। यूनिट, यहाँ पे मेरी यूनिट क्या निकल के आई? मात्रक क्या निकल गया? H को किससे दर्शाते हैं? यदि बोलेंगे तो जूल से। यदि अपन बात करेंगे, सॉरी, H किसको दर्शाते हैं तो अपन क्या बोल रहे थे उसमें? H का फॉर्मूला क्या होता है अपना? Q अपॉन T। तो अपन क्या लिख रहे थे वहां पे? जूल अपॉन समय। बराबर? अपन क्या लिख रहे थे वहां पे? जूल अपॉन समय। और जूल अपॉन समय किससे दर्शाते हैं? वह अपन दर्शाया जाता है वॉट से। ठीक है? तो अपने पास जूल अपॉन समय, तो यदि मैं बोलूंगा यहाँ पे H जो डिनोट करेगा वह होगा जूल अपॉन सेकेंड। बराबर? T4 तापमान की बात करें तो अपन को पता है ये केल्विन की पावर 4 हो जाएगा।
बराबर, केल्विन की पावर 4 हो जाएगा। और यदि एरिया की बात करेंगे तो एरिया अपन को पता है किस में लेते हैं, एरिया अपन मीटर स्क्वायर में। तो यदि इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा जूल सेकेंड इनवर्स के की पावर -4 और m की पावर -2। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। और जूल अपॉन ये जो समय होता है ना, जूल के इनवर्स, ये ध्यान रखना ये वॉट में दर्शाया जाता है। यदि जे अपॉन समय की बात करेंगे ना तो ये होता है अपने पास वॉट। क्लियर? तो इसको अपन W से भी डिनोट कर सकते हैं। यदि मैं बोलने चाहूंगा तो यहां पे लिखने चाहेंगे वॉट W के की पावर -4 m की पावर -2। तो ये जो अपने पास बोल्ट्जमान स्टीफन का जो मान आ रहा है 5.67 इंटू 10⁻⁸, ये आ जाएगा वॉट के की पावर -4 m की पावर -2। तो ये निकल के अपने पास मान आ जाएगा। तो क्लियर? तो यहां पे अपन ने बोल्ट्जमान का जो नियतांक पढ़ा उसका एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ देखा। तो फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा इक्वल टू h अपॉन t की पावर 4 और a आ जाएगा। क्लियर? तो यहां से h की वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी। एक और चीज अपन यहां पे देखते हैं, यदि एक यहां पे एक फॉर्मूला दे रखा है, इसका एक विमाहीन अंश E जिसे वस्तु की उत्सर्जकता कहते हैं को परिभाषित करते हैं, समीकरण 10.16 में दे रखी है अपने पास। तो यदि अपन यहाँ पे A डिनोट किया गया है जो उत्सर्जकता का, तो यहाँ पे E का मान इन्होंने 1 लिया है। यदि बोलेंगे आदर्श विकिरक के लिए E बराबर 1 है तो उदाहरण के लिए टंगस्टन लैंप E का मान लगभग 0.4 होता है, बराबर। तो यहाँ पे E का जो दर्शाया गया है, E का मान वैसे ही 1 दर्शाया गया है। तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को अपन इस तरीके से एक E उत्सर्जकता फॉर्मूले के रूप में सिग्मा E t की पावर 4 a। यदि आदर्श विकिरक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई? आदर्श विकिरक। और आदर्श विकिरक अपन जानते हैं कि आदर्श विकिरक के अंदर आदर्श विकिरक बराबर, और आदर्श विकिरक की बात करेंगे तो यहां पे जो E का मान होता है वह 1 होता है। तो अपन लिख के सकते हैं h इक्वल टू सिग्मा t की पावर 4 a। क्लियर? तो ये अपने पास एक और चीज आ गई। यदि आदर्श विकिरक दे रखा है देन वहां पे ये फॉर्मूला अपने पास यूज हुआ। ठीक है? तो ये अपने पास एक चीज आ गई। एक और बात करेंगे, यदि E से गुणा करने पर, ये जो अपन ने बात की यहाँ पे E से, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो इस वाले फॉर्मूले के अंदर अपन यहाँ पे तो समझ में आ जाएगा, नीचे की तरफ ये रखते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे लिखे यदि E से गुणा करने पर, ठीक है, अपने यहाँ पे E से गुणा करवाया तो अपने पास ये वैल्यू अपने पास मिलके क्या निकल के आ गई। ठीक है? ये वाली वैल्यू। और आदर्श विकिरक, यदि मैं बोलूंगा आदर्श विकिरक किसको कहता है? आइडल। और आइडल सोर्स रहता है जिससे अंदर से जो अपन ने उत्सर्जन जो विकिरण निकली, यदि मैं उसको मान के 1 लेके चल रहा हूं तो मेरे पास मान ये आ जाएगा। क्लियर? तो मेरे पास क्या मान ये आ जाएगा। यदि बोलेंगे एक और यहाँ पे देखते हैं, यदि उत्सर्जक का मान, यदि कृष्णिका बॉडी जिसका तापमान अपने पास है T और वातावरण में रखी हो जिसका तापमान है T2, और तब वह कुछ विकिरण उत्सर्जित करेगी और कुछ विकिरण अवशोषित भी करेगी। तो दोनों विकिरणों के बराबर किस तरीके से वो अपन यहाँ पे एक चीज निकालते हैं। जैसे मान लो अपने पास एक कृष्णिका बॉडी है, चलो यहाँ पे निकालते हैं अपन। ये मान लो अपने पास कोई परिवेश है, ये मान लो एक कृष्णिका बॉडी है। ये कौन सी बॉडी है अपने पास? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी। और ब्लैक बॉडी के यदि मैं इसके तापमान की बात करूंगा तो यदि इसका तापमान मेरे पास मान लो अपन T से दर्शाते इसके तापमान को, और यदि इसके आसपास का जो परिवेश है, ये अपना इसके आसपास का परिवेश है, इसके तापमान की बात करूंगा तो वो मैं दर्शा रहा हूं T0 के बराबर। तो बराबर यदि मैं बोलूंगा इस कृष्णिका बॉडी का तापमान सबसे ज्यादा है, बराबर क्या बोला? इस कृष्णिका बॉडी जो होती है ना, इसका तापमान यदि बोलूंगा सबसे ज्यादा है। तो यहां पे लिखते हैं यदि कृष्णिका वस्तु का तापमान, यदि कृष्णिका वस्तु का तापमान T है और उसके वातावरण का तापमान T0 है, बराबर, दोनों का तापमान T0 है। विकिरण उत्सर्जित करेगी और कुछ विकिरण, वह कुछ विकिरण उत्सर्जित करेगी और कुछ विकिरण अवशोषित करेगी।
वह कुछ विकिरणें उत्सर्जित करेगी और वह कुछ विकिरणें अवशोषित करेगी। बराबर, कुछ विकिरणें उत्सर्जित करेगी और कुछ विकिरणें क्या होगी, अवशोषित करेगी। तो यहां पे जो फॉर्मूला अपने पास बनेगा वह आ जाएगा, यदि मैं बोलेंगे कि H इक्वल टू ई सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 4 माइनस टी की पावर टी नॉट की पावर 4। तो यहाँ पे यदि दोनों की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा तो कृष्ण का, यदि तापमान बोलेंगे तो कृष्ण का बॉडी का सबसे ज्यादा तापमान है, बराबर, और इस वातावरण का कम तापमान है। तो अपन कह सकते हैं कि टी की पावर, यदि मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे H इक्वल टू सिग्मा ए सिग्मा टी की पावर 4 सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, ये अपने पास एक फॉर्मूला आ जाएगा। यदि दोनों वातावरण के बीच में मैंने कुछ तापांतर के बीच में जो अंतर है ना, ये कृष्ण का बॉडी और इसके आसपास के वातावरण में, तब अपने पास जो H का फॉर्मूला आ जाएगा वह आ जाएगा सिग्मा ए इक्वल टू टी की पावर 4 माइनस टी की पावर टी नॉट की पावर 4। उस वस्तु के लिए जिसकी उत्सर्जकता E है, उस वस्तु के लिए क्या फॉर्मूला होगा, यदि लिखेंगे यहां पे, यदि उस वस्तु के लिए जिसकी उत्सर्जकता E है, तो क्या होगा यहाँ पे H इक्वल टू सिग्मा E ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, ये अपने पास आ जाएगा, ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी। H इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये अपने पास क्या है, पूरा बोल्ट्जमान स्टीफन का नियम। और बोल्ट्जमान स्टीफन के नियम में उसने एक ही चीज बोली की थी कि भाई जिस वस्तु से कुछ उत्सर्जित विकिरण निकल रही है तो उसकी क्षमता जो होती है वह हमेशा समानुपाती रहेगी उस वस्तु के तापमान के चतुर्थाघात के समानुपाती रहेगी। तो यहां से अपन ने कुछ फॉर्मूला निकाला जिसमें H का फॉर्मूला अपने पास सिग्मा टी की पावर 4 ए आ गया, बराबर, और सिग्मा का फॉर्मूला अपने पास ये आ गया। तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू जो डिनोट कर रहे थे वह अपने पास आ रही थी 5.67 इंटू 10⁻⁸। यहाँ पे अपन ने यूनिट भी निकाली, बराबर, दोनों की अपन ने इसकी जो सिग्मा की ये बोल्ट्जमान स्टीफन की जो यूनिट है मात्रक है वह भी अपन ने यहाँ से निकाला। यदि E से गुणा करवाते तब अपने ये पास, और यदि मैं बोलूंगा यदि E का मान अपने पास 1 है, आदर्श विकिरक बोलेंगे, तो यदि आदर्श विकिरक का मतलब ये होता है कि E किसको डिनोट कर रहा है, भाई उत्सर्जन क्षमता को डिनोट कर रहा है। यदि मैं बोलूंगा किसी बॉडी से उत्सर्जन क्षमता का मान यदि आइडियल है, आदर्श है, तो वहां पे फॉर्मूला अपने पास निकल के ही आ जाएगा, ठीक है। और यदि तापांतर की बात करेंगे, यदि इसके परिवेश का और आदर्श कृष्णिका की जो बॉडी है, कृष्णिका बॉडी है, उसके दोनों के बीच में जो तापांतर की बात करेंगे तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने बोल्ट्जमान स्टीफन नियतांक किया, ठीक है, ये अपन ने बोल्ट्जमान स्टीफन नियतांक कंप्लीट हुआ, क्लियर। अगला पढ़ेंगे अपन न्यूटन के शीतलन का नियम। क्या पढ़ेंगे भाई, न्यूटन के शीतलन का नियम। ये लास्ट टॉपिक है अपना, न्यूटन के का शीतलन नियम, ये क्लियर करेंगे ये क्या होता है। सबसे पहले इस न्यूटन के शीतलन नियम को समझते हैं कि न्यूटन के शीतलन नियम क्या होता है। तो तप्त जल व दूध मेज पर यदि रखा छोड़ दे तो वह धीरे धीरे शीतल होना प्रारंभ कर देता है, अंततः वह परिवेश के ताप पर पहुंच जाता है। कोई दी गई वस्तु अपने परिवेश से उष्मा का विनिमय करके कैसे शीतल हो सकती है, इसका अध्ययन हम इसके न्यूटन के शीतलन नियम में यह बताया गया। मान लो, ये अपने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि मान लो किसी वस्तु को अपन, मान लो एक अपने यदि कोई द्रव भरा पड़ा है जो गर्म है,
यदि बोलेंगे पानी से भरा पड़ा है, या एक चाय का कप की बात करेंगे, यदि उसको मेज पे रख देते, बराबर, जब उसको लाई गई थी तब वह गर्म थी, बराबर, उस चाय का टेम्परेचर या उस द्रव का टेम्परेचर बोलूं और उसके आसपास का जो वातावरण का टेम्परेचर बोलूं, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, बराबर, मतलब यदि बोल सकते हैं कि चाय का टेम्परेचर सबसे ज्यादा था, बराबर, ठीक है। तो यहां पे जब थोड़ी देर बाद, आप 5-10 मिनट बाद देखोगे, तो वो चाय का जो कप होता है ना, वह धीरे 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 उसके अंदर से द्रव होता है ना, वह ठंडा होने लगता है, उसका तापमान घटने लगता है, और उसका तापमान किसके बराबर आना है, उसके आसपास के वातावरण के बराबर आने लगता है। तो यही न्यूटन के शीतलन नियम के, यही अपने न्यूटन ने शीतलन नियम के बारे में बताया। तो इसमें बताया न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी वस्तु के शीतलन की दर वस्तु तथा वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। उसके जो शीतलन की जो दर होती है, मतलब उस वस्तु के, उस द्रव के शीतलन की जो दर होती है, वह वस्तु के तापांतर, वातावरण और वस्तु के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो ये अपन लिखेंगे न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार, न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार वस्तु के शीतलन की दर, उस वस्तु तथा वातावरण के, उस वस्तु तथा वातावरण या परिवेश, वातावरण के तापांतर, उन दोनों के तापों में जो अंतर होता है, तापांतर के समानुपाती होती है। क्या होती है भाई? समानुपाती होती है, बराबर। न्यूटन ने इस चीज को बताया था। न्यूटन ने बोला था यदि किसी वस्तु को, जिसका तापमान अलग है, उस वस्तु को यदि किसी दूसरे वातावरण में जिसका टेम्परेचर कुछ अलग है, थोड़ी देर बाद उन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है, तापों में कुछ अंतर होता है। तो यहाँ पे यदि अपन बात करेंगे, वस्तु के अनुक्रमानुपाती होती है जबकि वस्तु और वातावरण के ताप में अत्यधिक अंतर न हो। एक पॉइंट याद रखना, लिख रहे हैं यहाँ पे, जबकि वस्तु तथा वातावरण के तापमान में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने? अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो यहां पे अपन बात करेंगे, यदि मैं शीतलन की दर की बात करूंगा, तो शीतलन की दर जो किसके समानुपाती होती है? शीतलन की दर की बात करेंगे, और शीतलन की दर क्या होती है अपने पास? डेल क्यू अपॉन डेल टी। और किसके समानुपाती होती है? तापांतर के समानुपाती होती है। तापांतर का मतलब वस्तु का तापांतर और उसके आसपास का परिवेश का ताप, तो डेल टी के समानुपाती होती है। ये वाला फॉर्मूला क्लियर? डेल क्यू अपॉन डेल टी किसके समानुपाती होगा? डेल टी के समानुपाती है। यहां से यदि मैं के को हटाना है, सॉरी, अपने पास अनुक्रमानुपाती का साइन हटाना है, तो अपन के यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू, एक नियतांक लगेगा, जिसको अपन ने नाम दिया के। मान लो यहाँ पे यदि डेल क्यू अपॉन डेल टी इक्वल टू के डेल टी, और के यहाँ पे क्या है? एक नियतांक रूप में यूज किया। किस रूप में? नियतांक। ये अपने पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। के कौन सी वैल्यू अपने पास? कांस्टेंट वैल्यू है। के जो होता है वह कभी ताप पर निर्भर, के जो होता है उसका मान निर्भर करता है वस्तु के पृष्ठ के क्षेत्रफल और वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति पर। हमेशा जो के जो होता है ना, ये जो नियतांक होता है ना, ये किस में निर्भर करेगा? एक तो उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, भाई उसके एरिया पे डिपेंड करेगा, और दूसरा उस पर डिपेंड करता है उसके प्रकृति पे, वस्तु की प्रकृति पे। तो अपन लिख सकते हैं, एक तो वस्तु के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर और वस्तु के
प्रकृति, इन दोनों पर निर्भर करता है। क्लियर? तो ये कि जो के का मान होता है इन दोनों पे निर्भर करता है। तो अपने पास एक फॉर्मूला जाता है डेल क्यू अपॉन डेल टी इक्वल टू के इनटू डेल टी, बराबर। और डेल टी यहाँ पे वस्तु और ताप के बीच का जो अंतर होता है डेल टी उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, डेल टी किसको प्रदर्शित करता है? ये जो डेल टी है ना, ये समय को, यदि मैं बात करूंगा ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये समय को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन ये डेल टी है ना अपने पास कैपिटल टी, ये तापांतर को, वस्तु का ताप और उसके आसपास के वातावरण का ताप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे यदि सूक्ष्म, यदि अपन बोलेंगे कि समय का मान, यदि बोलेंगे समय जो होता है, समय अंतराल, वह यदि सूक्ष्म है तो डेल टी कितना हो जाएगा अपने पास? 0। यदि बोलेंगे, यदि यहां पे समय जो है, यदि समय अंतराल अपन ने स्टार्टिंग में पहले बात कर ली है कि वस्तु और वातावरण के बीच का जो तापमान में अत्यधिक अंतर नहीं होना चाहिए। समय अंतराल होगा, समय का जो एक टाइम बोले तो वह यदि बोलेंगे सूक्ष्म है, क्या बोला? सूक्ष्म है। समय अंतराल, यदि समय अंतराल सूक्ष्म है तो डेल टी 0, बराबर। तो अपने पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, अपने पास डेल क्यू हो जाएगा वह डी क्यू हो जाएगा, और डेल टी जो हो जाएगा वह अपने पास डी टी हो जाएगा, उससे रिप्रेजेंट करेंगे, बराबर। तो अपने पास यदि बोलेंगे डेल क्यू रिप्रेजेंट करेंगे डी क्यू से, डेल टी रिप्रेजेंट करेंगे डी टी से, और डेल टी रिप्रेजेंट करेंगे डी टी से। इस फॉर्मूले को इसके अंदर बैठाओ, डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू के डी टी, ये अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर? यदि अपन बात करेंगे, ठीक है, ये अपने पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, ये शीतलन की दर की बात करें डी क्यू अपॉन डी टी, और ये टी समय में, तो ये अपने पास एक फॉर्मूला आ जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू डी टी। यदि न्यूटन के शीतलन नियम की जो व्युत्पत्ति करेंगे वह अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसकी व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये फॉर्मूला अपने पास आया, उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो ये अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो अपना लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।